आपकी जो मंशा है कहीं न कहीं षड्यंत्र वाली है। आप षड्यंत्र करके इन चीज़ों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। जब आपकी मानसा पेशा कानून को लागू करने को लेकर साफ है, तो फिर निरंतर जो है पंचायत राज विभाग क्यों कह रहा है कि जेपीआरए 201 अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैध है। उसके लिए कभी वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कभी हाई कोर्ट का जजमेंट, कभी कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट वगैरह वगैरह वो लेके आ रहे हैं। ग्राम सभा द्वारा भूमि की वापसी में क्या अधिकार होगा, इसमें स्पष्ट है। यदि ग्राम सभा किसी भी कारण से ऐसी भूमि को प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपायुक्त को ग्राम सभा द्वारा पारित करते हुए सूचित करेगी। मतलब अल्टीमेटली डीसी इसमें पावरफुल हो जाएगा। तो आपकी मुखर विरोध कर रही हैं रजनी मुर्मू। वो लिखती हैं आप खाली मर्दों के लिए एक्टिविज्म करते हैं, लेकिन जब आदिवासी महिलाओं की बात होती है तो आप चुप्पी साध जाते हैं। उनके मानवाधिकार की आप बात नहीं करते हैं। और आप जो उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से विरोध का सरगना हमेशा की तरह ग्लेडसन डुंगडुंग है। जो लोग आदिवासी समाज छोड़ चुके हैं, ऐसे लोग इस तरह की बातें करते हैं। रजनी मुर्मू क्या समाज छोड़ मैं किसी को व्यक्तिगत किसी को मैं नाम नहीं लेता या किसी को मैं टारगेट नहीं करता। तो ये जो बाहरी दुनिया का चश्मा लेके आ जाते हैं, वो लोग अपने समाज को ऐसे ही देखते हैं, महिला पुरुष ये वो। आपकी बहस को धर्म से भी जोड़कर देखा गया कि भाई जो आदिवासियत के नाम पर जो सबसे हाय तौबा मचा रहे हैं वो सब तो सरना धर्म छोड़कर ईसाई वाले लोग हैं। वही सबसे ज़्यादा षड्यंत्र कर रहे हैं और ये षड्यंत्र बड़ा दूर से हो रहा है। क्या लक्ष्मी नारायण मुंडा ईसाई हैं? क्या सुषमा बिरोली जी ईसाई हैं? क्या ये नरेश मुर्मू ईसाई हैं, जिनका इंटरव्यू आपने कल ही परसों दिखाया है? ये सब सिर्फ बेतुकी बातें हैं। मतलब जो मूल चीज़ें जिसको पकड़ लिए हैं हम लोग, हाँ, हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया है। क्या लग रहा है कि इस विवाद में जिस तरह से स्थानीय नियोजन बाकी नीतियों विवाद में फंस गई, पेशा भी क्या उसी रास्ते पर जा रहा है? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और अभी हम लोग रांची राजधानी में हैं और यहाँ का हमेशा मुद्दों को लेकर एक अलग तरह के संवेदनशीलता है। अभी पेशा कानून को लेकर काफ़ी बहस चल रही है, जो सरकार प्रारूप लेकर आ रही है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है ग्लेडसन डुंगडुंग जी हैं, जो लगातार इन पर ये अपनी तथ्यों को रख रहे हैं और जो विरोध का स्वर है उनका सबसे ज़्यादा मुखर है। और आप देख रहे हैं जब सोशल मीडिया खंगालेंगे तो एक तरफ अपने तर्कों के साथ सरकार के जो प्रारूप है उसका वो विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है सरकार के तरफ से जो पंचायती राज के डायरेक्टर हैं लगातार बिना नाम लिए इन पर निशाना साध रही हैं। तो आपका विरोध पहले हम समझेंगे कि आप इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। एक एक बात, एक एक चीज़ों को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, एक एक शब्द को लेकर। एक तरफ आप कर रहे हैं कि देखिए आपके विरोध आप लोगों का तमाम जो चलाया उसमें आकर अब जाकर सरकार ने JPR 1 से पेशा एक्ट लिखी है, लेकिन इसके बाद भी विरोध है। देखिए, विरोध का स्पष्ट कारण है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड सरकार का पंचायत राज विभाग चीज़ों को लेके घालमेल कर रहा है, विरोध इसीलिए है क्योंकि मेरा सबसे पहला बात यह है कि इसमें सरकार की मानसा पर ही शक है। जिस तरह से वो लोग लगातार हमारी मानसा पर सवाल उठा रहे हैं, हम सरकार की मानसा पर, हमारी मानसा पर सवाल उठाने का उनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, लेकिन हमारे पास वैलिड रीज़न है। वैलिड रीज़न क्या है? जब ये कह रहे हैं, हम उससे भी पहले से जाएंगे। विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, जो इंडिया गठबंधन के दो बड़े घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, दोनों का मैनिफेस्टो में वादा किया हुआ है कि पेशा कानून 1996 को हम लागू करेंगे। अब जैसे ही इनकी सरकार बन गई, उसके बाद हमारे टीम को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बुलाया था। आपके फोटो भी देखे। हाँ बिल्कुल, उस समय मैंने 3 बातें कही। एक तो पेशा कानून को लेकर कहा मैंने, जल्दी लागू करें। लैंड बैंक को लेकर कहा। उसके बाद 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति। तब उन्होंने स्पष्ट कहा, मेरा कमिटमेंट है, चूँकि हमारे मैनिफेस्टो में है ये, इसलिए हम करेंगे ही करेंगे, हर कीमत पर करेंगे। यही सेंटेंस उन्होंने उपयोग किया। अब जैसे ही वो सत्ता में आ गए, मतलब मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद, इनकी सरकार की दिशा अलग ही जा रही है। अब समझ लीजिए, जब आपकी मानसा पेशा कानून को लागू करने को लेकर साफ है, तो फिर निरंतर जो है पंचायत राज विभाग क्यों कह रहा है कि JPRA 201 अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैध है।
उसके लिए कभी वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कभी हाई कोर्ट का जजमेंट, कभी कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट वगैरह वगैरह वो लेके आ रहे हैं। अब सीधा बोलिए ना कि हम पेशा कानून लागू नहीं करेंगे, JPRA में ही जो भी प्रोविजंस है पेशा कानून का उसको लागू करेंगे, सिंपल सा बात है। अब उसके अलावा मानसा पर इसलिए शक है, जैसे ही चर्चा सबसे ज़्यादा किस पर हो रही है, नियमावली को लेकर हो रही है ना। कहाँ असंवैधानिक चीज़ें हैं उस पर नहीं हो रही है, तो हम वो वैधानिकता पर शायद बाद में आप सवाल पूछेंगे तो हम आएंगे। आप इन नियमावली को ही लेकर हम बात कर लें। नियमावली जो इन्होंने लेके आया, 2 बार लेके आए, 22 बनाए थे। देखिए, झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2022, जिसको 23 में जारी किया है पब्लिक के लिए। अब जब ये कहते हैं कि उनकी मानसा साफ है, मानसा उन लोगों की गलत है जो रूढ़ी प्रथा में नहीं है, ऐसा ही कहा जा रहा है, धर्मांतरण वगैरह वगैरह लाया जा रहा है। ईसाई की भी बात होने लगी कि इसीलिए मैं सरना कह रहा हूँ। वही लोग कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं जो बिल्कुल। सरना धर्म को मानने वाले लोग। ठीक है, हमारी मानसा खराब है, उनकी मानसा अच्छी है। जब उनकी मानसा पेशा कानून 1996 को लागू करने की है, तो हमको बताया जाए कि 2023 में 26 जुलाई 2023 को जारी किया गया, जिसमें दस्तखत भी है जो भी अधिकारी हैं उनका। उसमें यहाँ अधिनियम का अर्थ अधिनियम से अभिप्रेत है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 क्यों लिखा गया है, जब ये कह रहे हैं यह नियमावली झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2022 होगी, मतलब पेशा नियमावली होगी, तो यहाँ पे अधिनियम से अभिप्रेत झारखंड पंचायत राज अधिनियम क्यों है? इसमें धारा से अभिप्रेत झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धाराएं क्यों हैं? मानसा किसकी गड़बड़ी है, मेरी कि उनकी? इससे मीनिंग क्या बदल जाता है, ये भी समझाते जाइए आम दर्शकों उससे को। मीनिंग यही बदल जाता है कि आप नियमावली पेशा कानून का बना रहे हैं और धारा किसका लागू करेंगे? पंचायत राज अधिनियम का, यही इसका मतलब है। तो इसी से इनकी मानसा साफ हो जाती है। उसके बाद अभी भी देखिए, जो इन्होंने सुधार लाया है बहुत विरोध के बाद, उसमें भी आप देखेंगे तो सुधार क्या लाया है इन्होंने? अधिनियम से अभिप्रेत है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 हटा दिया। इसमें उन्होंने लिखा झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम, नहीं झारखंड नहीं, उसमें लिख दिया पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। लेकिन धारा में अभी भी क्या लिखा है? झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धाराएं। मतलब मानसा किन की खराब है? मानसा हमारी गड़बड़ी है कि मानसा उनकी गड़बड़ है? इसमें और नियमावली में है, जैसे इसमें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग सरना ईसाई की बात कर रहे हैं, जो लोग हमारी मानसा पर शक कर रहे हैं, जो लोग यह कहते हुए हम लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं कि ये रूढ़ी प्रथा वाले नहीं हैं, जो लोग पंचायत चुनाव जीत के आए है ना, वोटिंग सिस्टम तो आदिवासी रूढ़ी प्रथा का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो लोग भी ये बकवास कर रहे हैं कि ये लोग रूढ़ी प्रथा वाले नहीं हैं। तो मैं उनसे, और वो तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार ने जो नियमावली बनाई है वो बहुत बेहतरीन है, उसके बावजूद क्यों जो है कि विरोध किया जा रहा है। तो हम ठीक है, संवैधानिक असंवैधानिक उन सब चीज़ों को साइड कर देते हैं अभी के लिए। अभी आपको बता रहे हैं, एक ही चीज़ आप देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कितना बढ़िया इन्होंने नियमावली बनाया है। फिर हम इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो निकल के आएगी, लेकिन समझाने के लिए बस एक ही चीज़, इसका अध्याय 16 खोल के देख लें, 16 का 2 हस्तांतरित भूमि की वापसी। अब इसमें हस्तांतरित की भूमि की वापसी 2 का खा, ग्राम सभा द्वारा भूमि की वापसी में क्या अधिकार होगा? इसमें स्पष्ट है, आखिरी लाइन देखिए, परंतु यदि ग्राम सभा किसी भी कारण से ऐसी भूमि को प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है तो वह मामला उपायुक्त को ग्राम सभा द्वारा पारित करते हुए सूचित करेगी। मतलब अल्टीमेटली डीसी इसमें पावरफुल हो जाएगा। आप बताइए मुझे कि ग्राम सभा को आपने इलीगल लैंड एलिनेशन को रिस्टोर करने का पावर दे दिया, आप कह रहे हैं कि ग्राम सभा नहीं कर पाएगी तो डीसी को सूचित करेगी, तो आपको लगता है कोई ग्राम सभा रिस्टोर कर पाएगी? जैसे ही ग्राम सभा जो भी व्यक्ति इलीगल लिया है उसके खिलाफ डिसीजन लेगी तो डीसी के पास जाएंगे और मामला बनेगा ही नहीं बनेगा। इसी तरह देखिए, अभी जैसे एसआर कोर्ट वाला मामला है, वो कहाँ है? जैसे ही आदिवासी का ज़मीन दूसरे लोग लेते हैं वो एसआर कोर्ट में आता है, सबसे पहले डीसी के पास आता है, डीसी के बाद कमिश्नर, कमिश्नर के बाद जो है कि हाई कोर्ट। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अपोलो मुंडाओं की ज़मीन पर बना है, डीसी कोर्ट में मामला आया, डीसी कोर्ट ने उसको कहा कि तोड़ा जाए, तोड़ा नहीं गया, फिर ये चला गया कमिश्नर के पास,
कमिश्नर का भी फैसला है कि अपोलो को तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से बना है, नहीं टूटा। फिर वो अपील में चले गए, दूसरा पक्ष हाई कोर्ट में। जब उनको लगा हाई कोर्ट में शायद हार जाएंगे, तब ये लोग जो है कि पूरा अपोलो को मेदांता को दे दिया, मामला ख़त्म। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। इसके अलावे जो लोग जीते हैं, दखल दिहानी का ऑर्डर है, हजारों संख्या में पड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपने उपायुक्त को दे दिया, मतलब वहाँ पे छेद कर दिया। ग्राम से अगर आप सही में जो लोग परंपरा और रूढ़ी व्यवस्था का पालन करने का बात करते हैं, रूढ़ी व्यवस्था को लेकर हम लोग पर निशाना साध रहे हैं, तो क्यों वो एडवोकेट नहीं करते हैं? क्यों उन्होंने सरकार को नहीं समझाया कि ग्राम सभा अगर उस चीज़ को नहीं कर पाएगा तो ग्राम सभा के बाद उपायुक्त में ना जाए, लेकिन जैसे संथाल में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। नीचे ग्राम सभा के ऊपर कई गांव का जो रहता है, फिर जो है कि उसके ऊपर जो है कि देश स्तर आप कहते हैं। तो इतना जब उनके पास व्यवस्था है तो यहाँ पे डीसी को आपने क्यों घुसा दिया? फिर बोल रहे हैं इतना बेहतरीन जो है कि नियमावली है जिसका आप विरोध कर रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पर है, क्या आप कह रहे हैं कि जब पेशा लागू होगा तो जो पंचायत राज के नियम हैं, पंचायत चुनाव है, वो सारी चीज़ें शेड्यूल एरिया में नहीं होंगी? नहीं, अगर जिससे पेशा का मतलब लोगों ने कहा कि भाई ये तो पंचायती एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया में पंचायती राज को ही उसका एक्सटेंशन दिया गया है। जो लोग, एक तो यह है कि एक्रोनिम का मीनिंग नहीं समझते हैं, वो लोग इस तरह की बकवास कर रहे हैं, या तो पेशा कानून को उन्होंने पढ़ा ही नहीं। देखिए, दो तरह की चीज़ें चल रही। एक लोग कह रहे हैं, मतलब एक पक्ष के लोग कह रहे हैं कि पेशा कानून के तहत चुनाव नहीं होगा, पी पेशा के तहत चुनाव होगा। दूसरा पक्ष बोलता है पी पेशा के तहत पेशा और पेशा क्या है? हाँ, वही मैं बोल रहा, चुनाव नहीं होगा, पेशा कानून के तहत चुनाव होगा। देखिए, सिंपल सा यह है एक्रोनिम। अंग्रेजी में एक शब्द है एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है कि संक्षेपण, मतलब कोई भी नाम जब बड़ा होता है जिसको लोग याद नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हाँ, उसका मतलब क्या है? नहीं, उसी को मैं बोल रहा हूँ। तो उसी का प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, ये एकमात्र कानून है, उसी का संक्षेप रूप में पेशा उसको बोलते हैं। और मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको, तो क्या उसमें चुनाव वर्जित है शेड्यूल एरिया में? नहीं, ये लोग अगर कह रहे हैं तो वो मैंने कहा ना, पेशा कानून को उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। आप चले जाइए भूरिया कमेटी का रिपोर्ट, पहली बार भूरिया कमेटी ने ही चुनाव जो है कि डाला है, और इसीलिए आप देखेंगे कि वहाँ पे एकल पद पे रिजर्वेशन आया है ना। तो पेशा कानून 1996 अक्षरशः लागू हो जाए, कोई लोग उसको पी पेशा बोलते हैं, वो एक ही कानून है, अक्षरशः लागू हो जाए, उसके बाद भी ये चुनाव होगा ही होगा। लेकिन ग्राम सभा को शक्ति मिलेगी, ग्राम सभा के पास सारा पावर होगा। जैसे मैंने ज़मीन का बोला, अगर रिस्टोरेशन करने का है तो वो ग्राम सभा करेगी। अगर खनिज का जो है कि उधर मतलब मिनरल, हाँ, उसका जो एक तो मतलब कोई भी कंपनी को अगर उसका मतलब MOU होगा, मतलब लीज दिया जाएगा, तो लीज ग्राम सभा ही देगा। उसके साथ साथ जो है कि मान लीजिए भूमि अधिग्रहण करना है, तो ग्राम सभा का बिना परमिशन से भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता है, उसका कंसेंट लेना ही पड़ेगा। इस तरह का बहुत सारी व्यवस्था है। ये भी कहा कि देखिए, अभी तक जो आपने नियम लागू किया है पंचायती राज 2001, ये सिर्फ सामान्य एरिया जनरल के लिए है। ये 13 जो शेड्यूल हैं उनके लिए, उन डिस्ट्रिक्टों के लिए नहीं है, बल्कि ये आप वहाँ लागू करिए। तो क्या वहाँ लागू होगा तो वहाँ भी एकल पक्ष जो है वो रिजर्वेशन में चला जाएगा, ट्राइबल? नहीं, वहाँ पे जो सामान्य पंचायत होगा, जहाँ पे पॉपुलेशन के आधार पर जो भी डिसीजन होगा वो उसमें लागू होगा। उसमें एकल पद जो है कि नहीं रिजर्व होगा, नहीं होगा, और सिर्फ शेड्यूल एरिया के लिए है। वो बहुत क्लियरली है। जब 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 में, उस समय जो संविधान में पार्ट 9 और पार्ट 9A डाला गया, तो उसमें आर्टिकल 243(1) बहुत स्पष्ट है कि ये जो पार्ट 9 के जो प्रोविजंस है वो अनुसूचित क्षेत्र में मतलब नहीं डाले जाएंगे। मतलब वो पूरा प्रोविजंस क्या, वो पूरा पार्ट 9 को कहा है कि ये जो है कि शेड्यूल एरिया में नहीं लागू होगा। लेकिन उसी का आर्टिकल 243(m) में एक प्रोविज़न डाल दिया है M(4)(b) में कि संसद जो है पार्ट 9 के प्रोविजंस को, इसीलिए प्रोविजंस यहाँ इम्पोर्टेंट है, प्रोविजंस को शेड्यूल एरिया में एक्सटेंड
कर सकता है। और उसी के तहत भूरिया कमेटी बना और पेशा कानून 24 दिसंबर 1996 से लागू किया गया है। आप कुछ हम चीज़ें उधर ले चलते हैं जो आप लोगों को सोशल मीडिया पर आपके और पंचायती राज के जो अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, उनके बीच में बहस चल रही है। एक तरफ आप कॉमन सेंस और लीगल सेंस की बात करते हैं तो उस पर वो कह रहे हैं कि जो लोग अंधेरे का डर दिखा रहा होते हैं ज़रूर अपनी कंपनी का टर्च बेचना चाहते हैं। अगले पोस्ट में वो कहती हैं हिचड़ी क्यों कहा जा रहा है कॉमन सेंस नहीं लीगल सेंस की ज़रूरत है, ये तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। और लास्ट में वो अपनी तर्क के बाद कहती हैं कि भैया इस प्रकार दिग्भ्रमित करना उचित नहीं है, कुछ खास लोगों पर कानून की जांच की आवश्यकता है। देखिए मतलब हाँ, आपकी जो मंशा है कहीं ना कहीं षड्यंत्र वाली है, आप षड्यंत्र करके इन चीज़ों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कानून जांच की हो और मंशा कहीं कुछ और आप। देखिए मैंने आपको बता दिया मानसा किसकी गड़बड़ी है, मैं तो प्रूफ के साथ बता दिया। अब वो भी प्रूफ के साथ बताए ना हमको हमारी मानसा कहाँ गड़बड़ी है। तो रख रही हैं लगातार। अब देखिए होता क्या है, जो व्यक्ति सच्चाई से डरता है वो दूसरों को धमकाता है, और ये सब मेरे लिए कोई नया नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, कानून की जांच मैं आपको बता रहा हूँ डर लगता है। ये सब कोई मेरे लिए नया है ही नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब सरंडा जंगल में एक निर्दोष मंगल होनागा को फोर्स ने गोली मार दिया था, जब मैंने उसको एक्सपोज कर दिया तो जानते वहाँ का ये जो क्या बोलते हैं ये डीआईजी बजाबते चाईबासा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि गिलेटसन डुंगडुंग जो है कि माओवादियों को ओपन फ्रंट संगठन चला रहा है, वो हमारा एंटी नक्सल ऑपरेशन को डिरेल करना चाहता है। पूरा पुलिस महकमा मेरा जांच किया, मुझे बहुत सीनियर ऑफिसर, मैं नहीं नाम लूँगा, उन्होंने कहा तुम्हारा सारा कुछ जांच हो रहा है, तुम्हारा फ़ोन टैप हो रहा है। हम लोग करने दीजिए जिनको जो करना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ बताता हूँ, मेरा 2 बार पासपोर्ट सीज किया गया। जब मैंने नगरी में जो आदिवासियों का ज़मीन छीन रहे थे IIM IIT और लॉ यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें आंदोलन में मैं घुसा, और एंटी नक्सल ऑपरेशन में जितने भी निर्दोष आदिवासियों को केस डाल रहे थे, मार रहे थे गोली, ये सारे मामले उठाए। तो 2013 में मेरा जो है कि पासपोर्ट सीज कर दिया गया था। उसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ IB जांच सब कुछ हुआ। मेरा जो है कि 16 में मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था, फिर मेरा पासपोर्ट दोबारा सीज कर दिया। और बताने दीजिए उसके बाद फिर मैं जब लंदन जा रहा था, मुझे ऑफलोड कर दिया गया था, मतलब एरोप्लेन से, है ना, उतार दिया गया। फिर CNT SPT में मूवमेंट किया, उस समय भी हमारे ऊपर 2 केस किया। ये सब चीज़ें आम बात है, हम लोग के लिए कोई नई बात। थोड़ा सा और कहा जा रहा है कि भाई आप मानवा अधिकार एक्टिविस्ट हैं, आप मुद्दे उठा रहे हैं। दे लेता हूँ पहले आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का बात आपने कहा, कॉमन सेंस और लीगल सेंस नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको जो मतलब गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस को डील किया है वो सिर्फ और सिर्फ पेशा का सेक्शन 4 उपसेक्शन G1 का बात है। उसमें क्या था, रिजर्वेशन को लेकर, उसी के आधार पर एकल पद पंचायत राज व्यवस्था में इन्होंने एकल पद रिजर्वेशन डाला, तो उसी को, और रिजर्वेशन प्लस पेशा कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर बात हुई थी। ये JPRA के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर कोई बात नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो झारखंड हाई कोर्ट का खासकर जो ये वाला मामला जो कहा जा रहा है, जिसमें झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि एवरीथिंग ऑफ पेशा इज टेकन केयर इन द JPRA, है ना। और उसमें देखिए पूरा, अगर हाई कोर्ट ने कहा और उसमें मामला भी क्या था, उसमें भी सिर्फ एक सेक्शन का मामला था। क्या सेक्शन था, पेशा कानून सेक्शन 4O का मामला था, जिसमें जो नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसी के आधार पर 5वीं अनुसूची मतलब 6वीं अनुसूची के पैटर्न पर यहाँ भी होना चाहिए, उसी का डिमांड लेकर ये लोग गए थे। उसी को फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि एवरीथिंग इज टेकन केयर और पेशा इन द JPRA, उतना ही कहा है। उसमें कहीं भी लिखा नहीं है कि JPRA इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इन शेड्यूल एरिया, ऐसे कहीं पे भी नहीं लिखा है। उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, बस उतना ही है। इसलिए और इसी की वजह से अभी जो अब देखिए जो PIL था 49/2021, उसमें कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने एडमिट किया, जबकि महाधिवक्ता क्या बोल रहे थे, इस केस को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने अपना ऑर्डर संख्या 12 में देख लीजिए, उसमें एडमिट करते हुए कहा
कि चूंकि JPRA1 पेशा कानून के अनुरूप नहीं है, इसीलिए ये PIL दाखिल किया गया है, ये एडमिट किया है। और उसी के आधार पर उसने कहा कि राज्य सरकार को कि 2 महीने के अंदर में यह की नियमावली बनाइए। और मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन दूसरे जो आपकी मुखर विरोध कर रही हैं रजनी मुर्मू, वो लिखती हैं आपके बारे में, वैसे तो कोई भी नीति बनाने में राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों का हाथ होता है, इसलिए हमेशा सरकार के नीतियों के लिए सवाल किए जाते हैं। लेकिन झारखंड में फिलहाल कुछ नया हो रहा है और झारखंड सरकार पेशा एक्ट को लागू करने के लिए नीति पास करने जा रही है, जिसका विरोध कुछ 100 घोषित आदिवासी एक्टिविस्ट मर्द कर रहे हैं। मज़ेदार है कि लोग विरोध सरकार का नहीं बल्कि महिला पदाधिकारी का कर रहे हैं और उसको लपेटे में ले रहे हैं। मतलब एक तो कह रही हैं कि भाई मर्द एक्टिविस्ट, आप खाली मर्दों के लिए एक्टिविज्म करते हैं, लेकिन जब आदिवासी महिलाओं की बात होती है तो आप चुप्पी साथ जाते हैं, उनके मानवाधिकार की आप बात नहीं करते हैं। और आप जो उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से विरोध का सरगना हमेशा की तरह ग्लेनसन डुंगडुंग है। झारखंड सरकार से अपील है कि आपकी जैसे कि क्या है, आप इसका जवाब किस तरीके से देखते हैं कि भाई आपका विरोध जो है बड़ा षड्यंत्रिक तरीके से किसी के खिलाफ रहता, आप मूवमेंट बनाते हैं और आप एक महिला अधिकारी के विरोध, ये तमाम जो पेशा के आपने मामला सजाया है। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि जो लोग आदिवासी समाज छोड़ चुके हैं, ऐसे लोग इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि अगर आदिवासी मुर्मू क्या समाज छोड़, मैं किसी को व्यक्तिगत किसी को मैं नाम नहीं लेता या किसी को मैं टारगेट नहीं करता, मेरा बात इतना ही है कि चूँकि आदिवासी समाज का आधार जो है वो सामुदायिकता है। वहाँ पे महिला पुरुष ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ समुदाय है। ये जो व्यक्तिगत अवधारणा है, व्यक्तिवादी अवधारणा, जैसे मानवाधिकार का आपने बात किया या महिला अधिकार, ये सब कब आए? जब महिला फर्स्ट बार दुनिया में मानवाधिकार की बात कब हुई? 1215 में मेघना कार्टा आया, 1215 में हुए ना। उससे कितना दिन, जब से आदिवासी समाज का उत्पत्ति हुआ है तब से वहाँ समुदाय है, वहाँ व्यक्तिवादी चरित्र कहीं भी नहीं है। तो ये जो बाहरी दुनिया का चश्मा लेके आ जाते हैं, वो लोग अपने समाज को ऐसे ही देखते हैं, महिला पुरुष ये वो, तो उन लोग उसी तरह से देखते रहेंगे। हम आपका विरोध क्या महिला अधिकारी के खिलाफ है, इसलिए आप पेशा के अब लोग ऐसे कह रहे हैं, उनका चश्मा वैसे कह रहा है। लेकिन कहीं भी आप दिखा दीजिए ना, कोई जगह पे मैंने किसी अधिकारी का नाम लिया। एक जगह आप देखेंगे, जब हिंदुस्तान अखबार में आमना सामना छपा था, उस समय में मैंने उस अधिकारी का सिर्फ एक रेफरेंस के लिए लिया था। अगर रेफरेंस नहीं लेंगे तो मीडिया वाले बोलेंगे ना, आप किसको कहाँ से रेफरेंस लिया है। वो सिर्फ रेफरेंस पॉइंट था, ना कि उन अधिकारी को हमला था। मेरा किसी का से किसी निजी जीवन से किसी का उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ पंचायत राज विभाग को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विभागीय मंत्री चुप हैं। मैंने कई चैनल में कहा, माननीय मुख्यमंत्री क्यों चुप हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों चुप है, कांग्रेस क्यों चुप है? क्या इस विभाग को अपना प्रवक्ता बना दिया है सरकार ने? तो चूँकि वो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो अधिकारी उस विभाग में डील कर रही हैं, दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया में वो लिख रही हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है। वरना मेरा किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। मुझे जो गाली देते हैं, ट्रोल करते हैं, जो करते, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उससे क्या होता है, मुझे ज़्यादा शक्ति मिलती है, मैं बेहतरीन तरीके से सोच सकता हूँ, बेहतरीन तरीके से काम कर। आपकी बहस को धर्म से भी जोड़कर देखा गया कि भाई जो आदिवासियत के नाम पर जो सबसे हाय तौबा मचा रहे हैं, वो सब तो सरना धर्म छोड़कर ईसाई वाले लोग हैं, वही सबसे ज़्यादा षड्यंत्र कर रहे हैं और ये षड्यंत्र बड़ा दूर से हो रहा है। अच्छा, तो ये बता दिया जाए, डॉक्टर जो लॉ यूनिवर्सिटी से आए थे, रामचंद्र उरांव, क्या ईसाई हैं? क्या लक्ष्मी नारायण मुंडा ईसाई हैं? क्या सुषमा बिरोली जी ईसाई हैं? क्या ये नरेश मुर्मू ईसाई हैं, जिनका इंटरव्यू आपने कल ही परसों दिखाया है? ये सब सिर्फ बेतुकी बातें हैं। मतलब जो मूल चीज़ें जिसको पकड़ लिए हैं हम लोग, हाँ, हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया है। पूरा जो झारखंड सरकार की जो मानसा है और उसका एक डिपार्टमेंट पंचायती राज विभाग जिस तरह से कुतर्क वो लोग कर रहे हैं, उस सारे चीज़ों को हमने एक्सपोज कर दिया है। इसीलिए वो लोग जो है इस तरह से डाइवर्ट करना चाहते हैं। देखिए, जो पारंपरिक जो भी हमारे अगुआ हैं, कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया
उन्होंने दिखा दिया। क्यों उस समय जब ड्राफ्ट हो रहा था गए थे आप सलाह? नहीं, अभी का मैं बता रहा हूँ, उनको बुला दिया गया, बुला के ड्राफ्ट दिखा दिया गया। अब ऊपर ऊपर ड्राफ्ट देखेंगे तब तो बहुत अच्छा दिखता है। वो हमारे पारंपरिक अगुआ को बता दिया जाए कि ये जो एग्जाम्पल के लिए जो ज़मीन वापसी वाला मामला में उपायुक्त को शामिल किया गया, वो लोग स्वीकार करेंगे क्या? आप देखिए महाराष्ट्र का जो बाकी जो 10 राज्यों में लागू हुआ है जैसे आप लोगों का, क्या वहाँ पर ये सारी शक्तियाँ ब्यूरोक्रेट को, सरकार को, उपायुक्त को नहीं, क्या वहाँ ग्राम सभा को सारे अधिकार दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में आपके बगल में? देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। ये तो निश्चित है कि ये कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जो ये कह सकता है कि हमने सारा का सारा प्रोविजन को डाला। उसके पीछे कारण है, मैं आपको बताता हूँ। 2011-12 के समय में ग्रामीण विकास मंत्री, मतलब भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जब झारखंड आते थे, हमेशा मुझसे मिलते थे। तो एक प्रोग्राम में उन्होंने जवाब दिया, पत्रकार लोग पूछ रहे थे कि आखिर पेशा कानून आप लोग लागू क्यों नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, पेशा कानून कोई लागू नहीं करना चाहता है, क्योंकि पेशा कानून जैसे ही लागू हो जाएगा, आदिवासियों की ज़मीन, उनका इलाका और प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा तो मिलेगा ही नहीं। तो मूल वहीं पे है। लेकिन इसमें आपको ये भी मैं बताता हूँ, जैसे मैंने महाराष्ट्र का बोला, महाराष्ट्र का गोचर ज़मीन को लेकर डीसी को पावर था। डीसी क्या करते थे, सारा गोचर ज़मीन को जो है कि अपार्टमेंट बनाने के लिए पूरा रियल इस्टेट बिजनेस में लगा दे रहे थे। तब वहाँ के महाराष्ट्र ने 5th शेड्यूल में जो पावर है, पैरा 5(1) का उपयोग करते हुए डीसी का पावर छीन के ग्राम सभा को दे दिया। जब इतना बड़ा पावर वहाँ दिया, तो यहाँ पे जब ऑलरेडी पेशा कानून में ग्राम सभा को अधिकार है, यहाँ कानून में देखिए ना, कानून की भी कॉपी मेरे पास है, भारत सरकार का गजेटेड कॉपी। इसमें आप बता रहे हैं, इसमें सारे तर्क के साथ, इसमें कहीं भी आप देखिए ना, कहीं पे डीसी का पावर है, पूरा ग्राम सभा का पावर है, तो आप नियमावली में डीसी को क्यों घुसा रहे हैं? ये सवाल हमारा है। सवाल ये है कि देखिए, क्या पेशा की जब बात करते हैं, जिसे आपने कहा कि 100 शासन होनी चाहिए, 13 जिला है, सवाल लोग ये भी उठाते हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि 100 शासन करेंगे, एक तो अब जो 13 शेड्यूल जिला है, आपकी आबादी बहुत वहाँ पर कम है, 22% के आसपास में अब पूरे झारखंड में आपकी संख्या है, और आप 100% रिजर्वेशन में, तो बाकी जो मूलवासी हैं उनका कहाँ प्रतिनिधित्व जाए? क्या ये संविधान का हनन नहीं है कि आप अपने के लिए मांग रहे हैं, लेकिन उनको आप अल्पमत व बहुमत की जो सरकार कही जा रही वो आप नहीं कह रहे हैं? देखिए, जब एकल पद को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, उसका आधार क्या था? आधार यही था, यही आर्गुमेंट लाया था ना। मूलवासियों क्या? हाँ, 110 या 12 ब्लॉक उन्होंने आर्गुमेंट किया था। वहाँ पे आदिवासियों की जनसंख्या 50% से भी कम है, इसलिए। और कई जगह उन्होंने ये भी कहा था, कुछ पंचायत में नहीं है, कई कैसे पंचायत हैं जहाँ पे 1-2 परिवार हैं, फिर भी एकल पद आरक्षित है। इसी के आधार पर माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि पेशा का सेक्शन 4G जो है असंवैधानिक है, और उसी के आधार पर यहाँ JPRA में एकल पद में जो आरक्षण दिया था उसको असंवैधानिक घोषित किया था। और उसी के आधार पर केस गए सुप्रीम कोर्ट, जिसका बार बार जो है कि पंचायत राज विभाग रेफरेंस दे रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन, ये जो राकेश कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, वही तो केस है। उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें जजमेंट पढ़ी, स्पष्ट कहा कि बाहरी पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स हुआ है, मतलब बाहरी जनसंख्या इतना ज़्यादा गए हैं वहाँ पर, उनके भर जाने की वजह से आदिवासियों की जनसंख्या कम हुई है। लेकिन उन्होंने कहा हमें याद रखना चाहिए, ऐतिहासिक रूप से ये इलाके उनके थे, इसलिए पेशा कानून का सेक्शन 4G वैध है, और एकल पद में 100% आरक्षण वैध है। सुप्रीम कोर्ट का एक सवाल मेरा और कि कुछ तर्क ऐसे दिए जा रहे हैं कि देखिए, आप जो भूमि वापसी पर इतना जोर दे रहे हैं कि ग्राम सभा को ही अधिकार होना चाहिए, डीसी या किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे मंशा ये है कि जैसे आप कहते हैं, या तमाम संगठन की, देखिए रांची जो है आदिवासियों की ज़मीन पर है, जितने बड़े यहाँ औद्योगिक शहर है वो सभी, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 100 साल पहले या जब भी है, जैसे आपने कहा कि भाई आदिवासी का ही ये सारी ज़मीन है, और आप कहेंगे कि उसको रिस्टोर करो, वापस लो, तो क्या आप बने बनाए जो सिस्टम है अभी जो चल रहा है उसको आप एक तरीके से डी एस्टेब्लिशमेंट नहीं करना चाहते हैं? एक तरीके से आप एक नया बखेड़ा सरकार के लिए सामने बड़ी चुनौती नहीं हो जाएगी? तो ये हमको संभालना, ये हमको बताइए कि
जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो बखेड़ा नहीं खड़ा किया गया क्या? वो तो इस्टेब्लिश था। अभी पूरा यूपी में हर जगह ये मस्जिद में मंदिर खोजा जा रहा है, क्या बखेड़ा नहीं खड़ा किया जा रहा है? मतलब वो कह रहे हैं कि हमारा पुराना चीज़ वापस दे दो और आदिवासी का पुराना चीज़ वापस नहीं देंगे। ये दो तरह का कानून कैसे चलेगा देश में? तो आदिवासी का भी तो पुराना, चूँकि अब तो इलीगली कब्जा करके रखे हैं ना सारा, जबकि यहाँ पे मानते हैं कि रांची या जमशेदपुर जैसे शहर जो है वो इलीगल कब्जा करके इतना बड़ा एकदम। हमारा किताब पढ़िए आप, विकास के कब्रगाह, या उससे पहले जो एक किसान आंदोलन के नेता थे उनका किताब पढ़ लीजिए। उन्होंने क्या लिखा है? स्पष्ट लिखा हुआ है कि जमशेदपुर जो है वहाँ पे आदिवासियों का 24 गांव हुआ करता था। आदिवासियों की जनसंख्या वहाँ 95% हुआ करती थी। नहीं है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। आप सुनिए, तो काली माटी में टाटा जो है कि 1907 में बैठा, हाँ बैठा, और पूरा 24 गांव को कब्जा किया। उसके बाद में मतलब 7 में स्टील प्लांट लगा और 11 में पावर प्लांट लगा। अब उसके बाद पूरा कब्जा कर लिया, और वहाँ पे जानते हैं आदिवासियों को एक फुटी कौड़ी नहीं दिया, और वहाँ पे यहाँ तक कि आदिवासियों से ज़मीन का टैक्स वसूलता था टाटा। इतना अत्याचार किया। उसके सारे मुद्दे उठेंगे जब बिल्कुल उठेंगे, ग्राम सभा में सारी चीजें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और कहीं ये डर है हमारे शासन प्रशासन और राजनेता। हाँ बिल्कुल। हाँ। आप सुनिए ना, तो आप सोचिए कि टाटा के 100 साल के बाद ठीक उल्टा हो गया। आदिवासियों का जनसंख्या 95 से 5 में आ गया और बाहरी लोगों का 95 हो गया। मतलब यूपी, बिहार से आपका एक को नहीं, सारे स्टेटों का असम, सब पूरा मिनी भारत है वो, है ना। अब आज देखिए, जब 3 जनवरी को मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा के दिवस पर, जिनके बदौलत आज झारखंड निर्माण हुआ, 3 दशक तक झारखंड अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किए मरंगों के, जहां हम लोग बैठे हैं उनके स्टैचू के बगल में, तो उनका वहां पे एक चौक को उनका नामकरण हो रहा था, उसका वो लोग विरोध कर दिए। बाहरी लोग बोल रहे हैं कि ये तो हमारा बाप दादा का है। भाई आपको बाप दादा का कैसे हो गया? ये तो आदिवासियों का बाप दादा का है। जब आप मतलब आए और अभी कह रहे हैं कि ये मेरा बाप दादा का है, और आदिवासी ना क्लेम करे कि उसका बाप दादा का है, ये कैसे हो सकता है? ये सारे मुद्दे उठेंगे ना जब पेशा और ग्राम सभा को मिलेगा। और आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात को जो सरकार है, जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो प्रशासन इस बात को समझ रही है और इसीलिए एक खेल चल रहा है, डर है? बिल्कुल। और हम लोग दावा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह सरकार दावा कर रही है कि अबुआ सरकार, जब अबुआ सरकार दावा कर रहे हैं और अबुआ दिसुम अबुआ राइज, इसी नारा के बदौलत जो है धरती आबा बिरसा मुंडा अंग्रेज़ों को चुनौती दे दिया। उसके बाद अबुआ दिसुम अबुआ राज, इसी नारा के बदौलत मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा 3 दशक तक झारखंड अलग राज्य आंदोलन किया। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ, जब मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा झारखंड मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय में क्या आरोप लगाया जा रहा था? ये सरना ईसाई का वो भी आरोप था। बोल रहे थे ये ईसाई मिशनरियों का देश तोड़ने वाला आंदोलन है। कौन लोग आरोप लगा रहे थे? वही लोग जो आज दावा कर रहे हैं कि झारखंड हमने बनाया है, यहाँ 16 साल तक शासन किया। तो इस तरह से दोरंगा लोग, और आज भी मैं जानता हूँ, आज ही पेशा के मामले में जो सरना ईसाई का जो आग लगा रहा है, कौन आग लगा रहा है, पीछे कौन है, ये सारा षड्यंत्र हम लोगों को पता है। बीजेपी है, बिल्कुल है, बीजेपी आरएसएस है, बिल्कुल है, स्पष्ट दिख रहे हैं। और कौन सा अधिकारी किसके तरफ से खेल रहा है वो भी बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। बिल्कुल। चलिए, काफ़ी कुछ अच्छा डिस्कशन आपसे हुआ, समझने की कोशिश हुई। हालांकि ये, लेकिन एक सवाल हमें के पूछना है कि ये जो डिमांड हो रहा है और प्रारूप, और इस पर सरकार की चुप्पी, हमारे जनप्रतिनिधि की चुप्पी, क्या लग रहा है कि इस विवाद में जिस तरह से स्थानीय नियोजन बाकी नीतियों विवाद में फंस गई, पेशा भी क्या उसी रास्ते पर जा रहा है? इस बहस में कहीं रुक जाएगा? मुझे नहीं जो लगता। अधिकार आप मांगना चाहते हैं, जमीन का 100% खनिज का अधिकार मांगना चाहते हैं, आप कहते हैं कि बालू से लेकर मिनरल तक सारे अधिकार ग्राम सभा को, वो क्या लगता है कि हकीकत में होने जा रहा है या होगा ऐसा? आपको अब क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग कोई अलग से तो मांग नहीं रहे हैं, ये ऑलरेडी पेशा कानून में है। लेकिन हाँ लग क्या रहा हाँ, वही हम करें। हाँ, हम लोग का स्पष्ट है कि पेशा कानून में जो भी प्रोविजंस है, 23 प्रोविजंस, अगर आपको लग रहा है कि JPRA कहते हैं कि असंवैधानिक नहीं है, ठीक है, हम मान लिए आपका बात, अब JPRA लागू करो। लेकिन JPRA में आप संशोधन कीजिए, सभी जो 23 प्रोविजंस है पेशा कानून के तहत उसको डालिए और उसके आधार पर नियमावली बनाइए। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल साथ देंगे सरकार। जो हम बोलेंगे, आपका क्या लग रहा है कि ये कहीं फंस जाएगा, या लग रहा है कि आप लोग? यदि सरकार की मानसा
पेशा कानून को लागू करने की नहीं है, आदिवासियों के संरक्षण की नहीं है। बहस के बाद अब मंशा कहाँ आपको दी? वही कह रहे हैं, अगर सरकार का वही कि अनुसूचित क्षेत्र के संरक्षण की नहीं है तब तो फंसेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, हम लोग फंसने नहीं देंगे। हम लोग पेशा कानून 1996 को लागू करवा के ही रहेंगे। धन्यवाद, आप लागू जरूर कराएं, जो संविधान का अधिकार है उसको मिले, मेरी ऐसी शुभकामना है। और ये बहस चलता रहेगा, आप अपनी राय दे सकते हैं इन तमाम विषय पर क्या राय है। और आप देख रहे हैं कि सामने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, यहाँ पर हम लोग रांची में बैठे हैं, बात कर रहे थे अभी इनका कि किस तरीके से लड़ाई लड़के झारखंड और झारखंडियत को बचाने का इन्होंने काम किया। अपने सहयोगी सरवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।